हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने अभी 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो डाइजेशन है, एक लाइफ प्रोसेस था हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा है कि एंजॉय आपको आया होगा। अगर आपने वीडियो देखी है, समझ भी आपको आया होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम्स के लिए। अगर आपने वो सारा कंटेंट आपने अगर लर्न कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको 95% मार्क्स पक्के हैं साइंस के अंदर, 10th के अंदर, अगर डाइजेशन से क्वेश्चन आता है तो। वैसे पूरा तो पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं आगे। आज हम लेके आए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है अपना, दैट इज ए रेस्पिरेशन। तो हमने पढ़ा अभी तक कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, कौन कैसे करता है, प्लांट्स कैसे करते हैं, एनिमल्स कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे है, छोटे माइक्रोब्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हम मतलब समझते हैं सभी का। हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने स्टेप्स में होता है, क्या कुछ सभी ऑर्गेनिज्म एक ही जैसा होता है या अलग होता है। हम भाग रहे हैं, भागते भागते एकदम हमारे क्रैम्प्स आ जाते हैं, हमारे एकदम से दर्द होने लग जाता है एथलीट्स के, भागते भागते एकदम लेग्स में, क्यों होता है, कैसे वो ठीक होता है, क्या करने से वो ठीक होता है। तो हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को हम यहाँ पे देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो देखिए रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन को समझने से पहले हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। ब्रीदिंग का जनरली मीनिंग होता है गैसेज का एक्सचेंज। हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर गैसेज का एक्सचेंज। कैसे? ऑक्सीजन को अंदर लेना और फिर CO2 को बाहर निकालना। ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब सिंपली मीनिंग क्या है? ब्रीदिंग मीन्स होता है इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन मीन्स intake of O2 and exhaust of CO2। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेना और फिर जो भी हमने किया है ऑक्सीजन के साथ, अभी आगे पढ़ेंगे, फिर CO2 को बाहर निकालना। मतलब केमिकल रिएक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। तो O2 को लेना, CO2 को छोड़ देना। अब इट इज फिजिकल प्रोसेस, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। अब आप कहेंगे सर फिजिकल कैसे है, O2 ली थी, CO2 छोड़ दी, CO2 नई चीज बनी है तो केमिकल है। अब जो केमिकल रिएक्शन है वो हम ब्रीदिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करते। हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग में सिर्फ फिजिकल प्रोसेस को। इट इज फिजिकल, सिंपल गैसेज एक्सचेंज है। O2 ली, CO2 छोड़ दी, ब्रीदिंग। कैसे, किससे होता है? इट इन्वॉल्व्स लंग्स। ये किसको इंक्लूड करता है? लंग्स को। ये किसको इंक्लूड करता है? डायाफ्राम। ये किसको इंक्लूड करता है? मसल्स ऑफ रिब्स, एटसेट्रा। काफी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि इन चीजों को ये कैसे इन्वॉल्व करता है। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर का मतलब होता है इनहेलेशन, सांस को अंदर लेना। फिर सांस को छोड़ना होता है एक्सहेलेशन, एग्जॉस्ट ऑफ एयर, एग्जॉस्ट ऑफ एयर। ये सिंपली मीनिंग होता है एक्सहेलेशन का। तो जब एक बार सांस को अंदर ले, एक बार फिर बाहर छोड़ें, वन इनहेलेशन वन एक्सहेलेशन, दोनों मिलके बनाते हैं ब्रीदिंग। ब्रेथ, एक ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद इनटेक ऑफ O2, एग्जॉस्ट ऑफ CO2, फिजिकल प्रोसेस होता है, कोई भी नई चीज नहीं बनती, इसलिए एनर्जी भी नहीं बनेगी। तो कह सकते हैं इन इट एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड, इन इट एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अब बात करते हैं ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए मैंने पहले लिखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिंपली पूछ लिया जाता कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो अब मैं आपको बताता हूं
कि रेस्पिरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मीनिंग मतलब बताने से पहले मैं आपको कहता हूं कि आपने सभी ने सुना होगा कि अगर हम 1 मिनट तक सांस ना ले, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन ना करें, मीन्स ऑक्सीजन को अंदर ना लें, तो हमारी डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन भी यहीं से समझ में आएगा कि रेस्पिरेशन इतना जरूरी क्यों है। देखिए, हमारे हर बॉडी के पार्ट को काम करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। अब वो एनर्जी मिलती है ऑक्सीजन से। कैसे मिलती है वही तो पढ़ना है। अभी तक बस ये जान लीजिए कि वो जो एनर्जी है काम करने के लिए, हर पार्ट को वर्किंग होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो मिलती है ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन से। ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन से। देखिए लिखा हमने इनटेक ऑफ O2। तो अब ये एनर्जी निकलती है, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, उस ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी निकालेंगे। अब वो एनर्जी को जो निकालते हैं वो इतना जरूरी है, क्योंकि उस एनर्जी के बगैर हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स वो वर्किंग नहीं रहेंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, थोड़ी सी देर में हमारी डेथ हो जाएगी। और ब्रेन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्रेन एंड हार्ट, तो ब्रेन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है। अगर 1 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमारी डेथ हो जाएगी। ये रीजन है। तो अब उसी को समझने के लिए हमारे को पढ़ना पड़ेगा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग का मतलब तो हमने पढ़ा, आप पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट इनहेलेशन। इनहेलेशन फिर प्लस रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, फिर एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट ऑफ CO2। ऑक्सीजन को सॉरी, मैंने थोड़ा सा फिल में लिखता हूं एक्सहेलेशन। क्या लिखता हूं मैं? एक्सहेलेशन। क्या लिखता हूं मैं? एक्सहेलेशन। कि पहले इनहेलेशन करना, फिर एनर्जी को निकालना, और फिर एक्सहेलेशन करना। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या था, यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी नहीं है। एनर्जी अगर निकलेगी तो केमिकल प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए ये फिजिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपली इनटेक ऑफ O2, ऑक्सीजन को अंदर लेना, रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद ग्लूकोज C6H12O6, आपको सभी को आता होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये ग्लूकोज है। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद ग्लूकोज, उसके बाद हम कह सकते हैं एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट ऑफ CO2। उसके बाद CO2 को बाहर छोड़ना। तो जो ग्लूकोज के साथ हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई है, उसी के अंदर निकलता है रिलीज ऑफ एनर्जी। यही तो होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हम ये भी पॉइंट इसमें ये भी लिख सकते हैं हमें, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये होता है रेस्पिरेशन का मतलब, ऑक्सीजन को अंदर लेना, फिर ऑक्सीजन की ग्लूकोज के साथ रिएक्शन, और फिर CO2 को बाहर छोड़ना। ये देखिए, तो अब हमने डिफरेंस पढ़ा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वो यही है कि इसके अंदर जब लिखते हैं, ब्रीदिंग को समझाते हैं, तो हम केमिकल रिएक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो ऑक्सीजन की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ हो रही है उसको हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे। बट ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारे को वो दिखाना है रिलीज ऑफ एनर्जी। अब देखिए, एनर्जी रिलीज हुई है, नई चीज बनी है, तो इसको हम कह देंगे इट इज ए फिजिकल एज वेल केमिकल प्रोसेस। फिजिकल भी है एंड केमिकल भी है। इट इज फिजिकल एज वेल एज ए केमिकल प्रोसेस। ये दोनों है, फिजिकल भी है और केमिकल भी, क्योंकि रिएक्शन को इंक्लूड कर लिया। केमिकल क्या होता है? जिसके अंदर कुछ भी नया बन जाएगा, होता है केमिकल चेन। तो नई चीज बनी है, CO2 बनी है। अब उसमें हम रीजन नहीं बता रहे, सिर्फ उसको फिजिकल प्रोसेस बोला, ये केमिकल प्रोसेस है। अब उसके बाद बोल रहा है इट इन्वॉल्व्स, देखिए ये इन्वॉल्व करती है किस किस को? लंग्स को करती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये डायफ्राम को भी करती है, डायफ्राम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद ये मसल्स ऑफ रिब्स को भी करती है, मसल्स ऑफ रिब्स को भी करती है। और इनके अंदर जो इंक्लूड होती है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई को भी इंक्लूड, वैसे और चीज भी इंक्लूड होती हैं, विंड पाइप है, ट्रैकिया है, बट मैं बस में डिफरेंस बताने के लिए बस एक चीज का जैसे मैंने डिफरेंस बताना था आपको एल्वियोलाई की। इनके अंदर एल्वियोलाई, क्योंकि ये जो गैसेज का एक्सचेंज है एक्चुअल में जो ये एल्वियोलाई के अंदर होता है, पहले एल्वियोल में ऑक्सीजन जाएगी, फिर वो अंदर जाएगी, फिर रिएक्शन होगी, इस तरह से। इट इंक्लूड एल्वियोलाई, इट डज नॉट इंक्लूड एल्वियोलाई। उसके बाद देखिए, अब इसके अंदर इन इट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इन इट
एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आपसे बेसिकली अभी तक आप हो सकता है, वैसे तो 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, बट अभी तक हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर ना हुआ हो कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। तो जो रेस्पिरेशन वो ब्रीदिंग को भी इंक्लूड करती है। रेस्पिरेशन में बस एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है कि जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके एनर्जी जो निकालता है वो स्टेप भी इंक्लूड होता है रेस्पिरेशन में, बट वो स्टेप ब्रीदिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो देखिए दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब पढ़ते हैं हम रेस्पिरेशन को डिटेल के अंदर। देखिए रेस्पिरेशन क्यों करते हैं हम, हमने रेस्पिरेशन की है एनर्जी लेने के लिए। किससे एनर्जी लेने के लिए, फूड से। अब फूड को डाइजेस्ट हम कर चुके हैं, बोलोगे सर कब किया, अभी पिछले जितने भी लेक्चर थे इस चैप्टर के उनके अंदर मैंने फूड को तो डाइजेस्ट करना सीखा था कि कैसे होता है, डाइजेस्ट होने से क्या बनता है। आप सभी ने देखा होगा कि जनरली जो हम फूड लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, एनर्जी जो देते हैं, और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट एट लास्ट किस में टूटते हैं, ग्लूकोज में। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है वैसे तो बहुत सारे पॉइंट मैंने अभी लिखे थे, बट जनरली मीनिंग क्या है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का बेसिक मीनिंग होता है ऑक्सीजन का ग्लूकोज से ऑक्सीजन का ग्लूकोज से रिएक्शन करना और रिएक्शन करके क्या बना देना, CO2 वाटर साथ में एनर्जी, CO2 वाटर और साथ में एनर्जी। और जो एनर्जी ये होती है एटीपी के फॉर्म में। अब एटीपी क्या होता है वो भी हम बताएंगे आपको। अभी के लिए व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का बेसिक मीनिंग होता है ऑक्सीजन की ग्लूकोज के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन की ग्लूकोज के साथ रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और साथ में एनर्जी बनती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये बेसिक मीनिंग होता है रेस्पिरेशन का। अब यहाँ से 2-3 चीजें आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट और व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेशन रेट क्या होती है ह्यूमन के अंदर, ब्रीदिंग रेट ह्यूमन के अंदर क्या होती है। तो हम तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेशन रेट। तो देखिए ब्रीदिंग रेट क्या होती है, ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट, नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट, कि 1 मिनट में हम कितने सांस लेते हैं, मतलब कितनी बार इनहेलेशन की और कितनी बार एक्सहेलेशन की। अब 1 मिनट में जनरली जो ह्यूमन है ब्रीदिंग रेट का मतलब है 1 मिनट में हमने कितनी बार सांस ली। तो ये जो ह्यूमन के लिए होता है, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए अलग होता है। ह्यूमन के लिए जो होता है ये होता है लगभग 16 से 18 ब्रेथ पर मिनट, 16 से 18 ब्रेथ पर मिनट। कब, एट रेस्ट, जब हम रेस्ट कर रहे हों, बैठे हों आराम से, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पे। बट अगर एक्सरसाइज की पूछ ले आपसे कि जैसे आप एक्सरसाइज जब कर रहे हो तो यही हो जाता है 20 से 25, 20 to 25 ब्रेथ पर मिनट। जब कब, जब एक्सरसाइज कर रहे हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे, कितनी बार सांस को अंदर लिया, कितनी बार छोड़ा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 20 और 20 40 नहीं। देखिए 20 बार अंदर लेंगे तो 20 बार बाहर छोड़ेंगे। तो चाहे नंबर ऑफ इनहेलेशन काउंट कर लो, चाहे नंबर ऑफ एक्सहेलेशन काउंट कर लो, और दोनों को मिला के एक ब्रेथ बनता है। इट मीन से 20 ब्रेथ। 20 ब्रेथ का मतलब 20 बार अंदर लिया, 20 बार बाहर छोड़ा। तो ये होता है ब्रीदिंग रेट। रेस्पिरेशन का रेट क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट भी तो सिंपल ही है, इसको हम रेस्पिरेशन रेट भी बोल सकते हैं। अब मीनिंग दोनों में डिफरेंस क्या था वो मैंने आपको बता दिया है। ये बस एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन रेट। तो ब्रीदिंग रेट क्या है, रेस्पिरेशन रेट क्या है, समझ आया होगा आपको। और आज हम कितनी बार ब्रीदिंग रेट रेस्पिरेशन रेट करते हैं वो भी आपको समझ आया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो कई बार आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा गया है कि वाई फोटोसिंथेसिस इज रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन। वाई, मैं इसको इरेज करता हूं, वाई फोटोसिंथेसिस इज रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या आपको लगता है ऐसा है, बताइए क्या आपको लगता है ऐसा बिल्कुल है
कि हमने लिख देते हैं पॉइंट कि रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इज ए अपोजिट और रिवर्स, रेस्पिरेशन इज ए रिवर्स और अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि जो रेस्पिरेशन है वो फोटोसिंथेसिस का उल्टा होता है। अब क्यों होता है तो देखिए आते हम एक टेबल बना लेते हैं, आपको समझ में भी आया होगा, हमने दोनों पढ़ लिया। ये होता है फोटोसिंथेसिस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेस्पिरेशन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस क्या था, आप सभी को पता फोटोसिंथेसिस क्या था। फोटोसिंथेसिस में क्या था, CO2 वाटर मिलके सनलाइट या फिर लाइट की हेल्प से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते थे ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन। इसमें उल्टा है, इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता क्या है, CO2 प्लस में वाटर, CO2 प्लस में वाटर। और एक चीज तो रहेगी जो मेन, जिसके लिए हमने किया था, एनर्जी। देखिए पहला जो डिफरेंस है वो यही है कि इसमें CO2 और वाटर मिलके बनाते हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन, और ग्लूकोज ऑक्सीजन दोनों मिलके बनाते हैं CO2 और वाटर। दूसरा, इसमें देखिए सनलाइट का यूज किया गया है, तो इट कंज्यूम्स एनर्जी, यह एनर्जी को कंज्यूम करता है, यूज करता है। यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा है, इट प्रोड्यूस एनर्जी, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, तो वो एनर्जी को ले रहा है, ये एनर्जी बना रहा है, ये डिफरेंस होगा। इसके बाद इन इट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे इन इट ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, अब देखिए इन इट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया गया, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन को कंज्यूम किया गया, तो ये भी उल्टा पॉइंट है। अब देखिए इट कंज्यूम्स एनर्जी, अब जिस प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट है, जिस प्रोसेस के अंदर एनर्जी का यूज हो रहा हो, एनर्जी देनी पड़ती है उस प्रोसेस को करवाने के लिए, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका उल्टा, यहाँ पे एनर्जी बन रही है, यहाँ से एनर्जी निकल रही है, और जिस प्रोसेस से एनर्जी निकले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक बट फोटोसिंथेसिस इज ए एंडोथर्मिक। तो अब ये हो गया। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड ए रेस्पिरेशन। तो आज के बाद आप बता पाओगे कि फोटोसिंथेसिस एक अलग चीज है, उसका अपोजिट है रेस्पिरेशन। अब क्यों अपोजिट है वो आपको पता है, यहाँ पे ये दोनों जो यहाँ पे रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका उल्टा यहाँ पे जो रिएक्टेंट थे वहां पे वो प्रोडक्ट हैं, वहां पे जो प्रोडक्ट था वहां पे वो रिएक्टेंट है। उसके बाद ये एनर्जी को कंज्यूम करता है, वो एनर्जी बनाता है, इसलिए ये एंडोथर्मिक है। वो देखिए एंडो का मतलब अंदर, थर्मिक का मतलब एनर्जी को रिएक्शन होने के लिए यूज करे, और रिएक्शन होने से एनर्जी बनेगा, उल्टा है। इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। तो ये है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जो रेस्पिरेशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक है, और बोलेंगे क्यों भाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, अभी तो लिखा था। क्यों रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज react with oxygen to produce energy, and the process in which energy is produced are called exothermic process. So why respiration is exothermic process. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ दिया रेस्पिरेशन का मतलब क्या है,
हमने पढ़ लिया रेस्पिरेशन क्यों करनी होती है, हमने फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आती कहाँ से है, कहाँ पे स्टोर होती है, और ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ये हो कहाँ पे रहा है। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट लिखूंगा, रेस्पिरेशन, respiration is called a cellular respiration, is called a cellular respiration. So respiration is called a cellular respiration because it take place inside the cell. तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वाई रेस्पिरेशन इज कोल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर वर्ड जहां पे लगता है उसका मतलब होता है सेल के अंदर होने वाली। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हमारी सेल्स में होता है, इसीलिए वो प्रोसेस को कहेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन, क्यों? क्योंकि वो सेल के अंदर होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कि हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड एंड हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी। क्योंकि हमने पढ़ा बेसिक कि रेस्पिरेशन किया ही क्यों है, रेस्पिरेशन हमने किया है एनर्जी लेने के लिए। एनर्जी क्यों चाहिए थी? क्योंकि सभी बॉडी पार्ट्स को फंक्शन करना था, हमारे को सर्वाइव करना था, एनर्जी तो चाहिए। अब एनर्जी कैसे मिली? रेस्पिरेशन से। अब कैसे प्रोड्यूस होती है, किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और कहाँ पे स्टोर होती है, तो हम उसको देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दो तीन बेसिक सी चीजें बताता हूं कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ग्रुप होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक फॉस्फेट इज, सॉरी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिखना था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमेशा ही प्रेजेंट होता है, और जो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम डिनोट कर देते हैं पीआई से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है कि वो हमारे ब्लड के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो अब एक चीज और हम जान लेते हैं, एडीपी का मतलब क्या होता है। तो एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन, और डी का मतलब डाई, और पी का मतलब फॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर बनता है, और इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो लो एनर्जी होती है। तो ये एक जो मॉलिक्यूल है वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, ये के लो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद है एटीपी, उसके बाद है एटीपी। ये क्या होता है? ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए नाम ही बता रहा है, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ये होता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। तो ये दो तीन चीजें मैंने आपको बेसिक सी बताई है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे ब्लड के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं विदाउट कार्बन, ऑर्गेनिक बेसिकली होते हैं विद कार्बन। तो ये मॉलिक्यूल हमेशा ब्लड में प्रेजेंट होता है। एडीपी हमारी सेल्स के अंदर बनता है, जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर फॉस्फेट के कितने ग्रुप हों? 2, डाइफॉस्फेट। जिसके अंदर फॉस्फेट के कितने ग्रुप हों? 3, उसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। तो एडीपी एंड एटीपी। एडीपी के अंदर लो एनर्जी, एटीपी के अंदर हाई एनर्जी। तो अब देखिए, अब हमने जो ये चीजें पढ़ी, ये किसकी वजह से पढ़ी हैं? हमने पढ़ी हैं हाउ एनर्जी इज stored, how energy is stored in our body। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर कैसे होती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर कैसे होती है। तो देखिए, हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, हमने पढ़ा है। हमारी बॉडी में एनर्जी आई कहाँ से? रेस्पिरेशन से। हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही वो कहाँ से आ रही? एनर्जी से, सॉरी रेस्पिरेशन से। तो हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये एडीपी के साथ मिलके, ये
एडीपी के साथ मिलके, और इनको मिलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। इनको मिलने के लिए जो जरूरत पड़ेगी एनर्जी, एनर्जी कहां से? फ्रॉम रेस्पिरेशन। एनर्जी कहां से? फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिली है, उस एनर्जी को लेके जो एडीपी मॉलिक्यूल है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, एटीपी। क्या बनाता है? एटीपी। तो एडीपी मिलके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बना देता है एटीपी, लेकिन ये बनाने के लिए इसको चाहिएगी एनर्जी। मींस रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकली थी, उस एनर्जी को हमने एटीपी बना के स्टोर कर लिया। हमने एटीपी बना के क्या कर लिया? स्टोर। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी एनर्जी का यूज करके बना लिया एटीपी। तो जो एनर्जी रेस्पिरेशन से आई थी उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया। यूज करने का मतलब एटीपी की फॉर्म में हमने उसको स्टोर कर लिया। तो इस तरह से एनर्जी स्टोर होती है। थ्योरेटिकली भी मैं इसको लिख सकता हूँ, बट लिखने की जरूरत नहीं है। आप सभी अच्छे स्टूडेंट है, बड़े ही टैलेंटेड स्टूडेंट है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी फॉर्म्स एटीपी बाय यूजिंग एनर्जी। कहां से आई एनर्जी? फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये भी आता है आपके माइंड में, क्या? हाउ एनर्जी इज रिलीज इन आवर बॉडी। स्टोर तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब स्टोर क्या सब्जी बनाओगे क्या उसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन आवर, हाउ एनर्जी रिलीज इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो रिलीज कैसे होगी? तो देखिए, अब ये उल्टा हो जाएगा। एटीपी जिसके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है रेस्पिरेशन से, वो एटीपी बोला वाटर का यूज करके, एटीपी बाय यूजिंग वाटर डिकम्पोज इनटू एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी टूट जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस में एटीपी में, और साथ में छोड़ता है एनर्जी। और इसी एनर्जी को हमारी बॉडी के सेल्स यूज कर लेती हैं अपने काम को करने के लिए। तो हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड हाउ एनर्जी इज रिलीज इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर हमने अभी तक पढ़ा है एनर्जी बनती कैसे है, क्यों बनानी होती है, कहां पे स्टोर होती है, और फिर स्टोर करके रिलीज कहां से होती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो अब ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन क्या होती है, क्यों करनी होती है, कैसे होती है, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या है, और रेस्पिरेशन से जो एनर्जी बनी है उसको स्टोर कैसे करते हैं, और फिर जब जरूरत के टाइम पे उसको यूज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चीजें। तो देखिए, नेक्स्ट चीजें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन है जो, क्या वो एक ही तरीके से होती है? क्या रेस्पिरेशन है एक ही तरीके से होती है? बिल्कुल गलत। जो रेस्पिरेशन है उसके जनरली दो तरीके होते हैं। जो रेस्पिरेशन है उसके जनरली दो तरीके होते हैं। दो तरह की रेस्पिरेशन हमारी सेल्स कर सकती हैं। देखिए, उससे पहले हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। उससे पहले हम पढ़ते हैं क्या जो रेस्पिरेशन एक ही स्टेप्स में होती है? बिल्कुल नहीं। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्या जो रेस्पिरेशन है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, या उसके भी दो स्टेप होते हैं, तीन स्टेप होते हैं? तो हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जी स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन है वो एक स्टेप में नहीं होती है। जनरली रेस्पिरेशन को हमने दो स्टेप में डिवाइड कर रखा है। हमने फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं इसको ग्लाइकोलिसिस, और सेकंड स्टेप होता है रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल। सेकंड स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स सर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को बताया था कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, उसको बोल दिया हमने क्रेब्स साइकिल। डिटेल में आप पढ़ोगे हायर क्लासेस के अंदर, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस? देखिए, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम अलग लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसको क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो देखिए, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है स्टूडेंट डिकम्पोजिशन। किसकी डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज।
डिकम्पोजिशन ऑफ ए ग्लूकोज किसके अंदर, इनटू पाइरुविक मोलिक्यूल, पाइरुविक एसिड मोलिक्यूल्स, कितने, 2। कैसे, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, किस किस के अंदर टूटेगा, वो टूटेगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। बट क्या वो ग्लूकोज डायरेक्ट CO2 और वाटर में टूटता है, बिल्कुल नहीं। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद होता है क्रेब साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो अपना ग्लूकोज है वो पहले टूटता है पाइरुविक एसिड, एक एसिड होता है जो हमारी सेल्स के अंदर बनता है, पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, 2। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर टूटता है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो ग्लूकोज है, और अच्छे समझ में आएगा आपको, ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के बगैर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट जाता है 2 पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स, 2 पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। अब क्रेब साइकिल क्या है, क्रेब साइकिल क्या है, जो पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स है ये डिकम्पोजिशन किसकी, डिकम्पोजिशन ऑफ ए पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल। देखिए पीए क्या है, पाइरुविक एसिड इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी, इसी को हम कहते हैं एंड एनर्जी। किसकी हेल्प से, कैसे, बाय यूजिंग ऑक्सीजन। मतलब क्या है, पाइरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल था वो ऑक्सीजन को यूज करते हुए टूट जाता है किसमें, CO2 वाटर और साथ में एनर्जी किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। एनर्जी किसकी फॉर्म में, ATP। दिस इज कॉल्ड एज क्रेब साइकिल। और ये सारी बातें किसने बताई थी, क्रेब सर ने। इसी को बोलते हैं क्रेब साइकिल। हायर जो इसके बारे में ज्यादा है, जो हम हायर क्लासेस में 11th में पढ़ते हैं, फिर BSc में पढ़ते हैं। उसके बाद तो देखिए व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाना बिना ऑक्सीजन को लेके। व्हाट इज क्रेब साइकिल, पाइरुविक एसिड का आगे CO2 और वाटर में टूट जाना, साथ में एनर्जी देना, किसको यूज करके, ऑक्सीजन को यूज करके। इसको बोलते हैं हम क्रेब साइकिल। अब जो ये प्रोसेस है, इट टेक प्लेस इन ए साइटोप्लाज्म, ऑफ ए सेल। आपने 9th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है। उसके अंदर आपने पढ़ा था कि लिक्विड भरा होता है पूरी सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये होता है इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, जबकि इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और ऐसे जैसे आपने साइटोप्लाज्म को पढ़ा था वैसे ही आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों आपको याद रखने हैं कि ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल भी आपने पढ़ा होगा। तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे मैं आपको बता भी देता हूं, ये हमने एक एनिमल सेल का ड्रा कर दिया जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है ये, और इसके सेंटर में हमने मान लिया न्यूक्लियस, इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है। तो ये है अपना न्यूक्लियस, ये है अपनी सेल मेम्ब्रेन, तो ये है अपनी सेल मेम्ब्रेन ये, और इनके बीच में जो ये लिक्विड भरा हुआ है दैट इज साइटोप्लाज्म, तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो होती है साइटोप्लाज्म में। और ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होता है, आपने ऐसा देखा होगा, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो अपना क्रेब साइकिल है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो अपना ग्लाइकोलाइसिस है वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो दीज आर द 2 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब साइकिल। तो आगे अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेब साइकिल, आप बता पाओगे। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी बता पाओगे, एक ऑक्सीजन के बिना, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में।
एक आधा स्टेप है, उससे नेक्स्ट दूसरा स्टेप है, ये साइटोप्लाज्म में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये होता है स्टेप्स ऑफ ए रेस्पिरेशन। तो इसके आगे हम देखते हैं, हमने स्टेप्स पढ़ दिए, अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन की जो टाइप हैं क्या वो एक ही होती हैं, या फिर जब जो रेसर होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार उनकी लेग्स के अंदर बहुत जबरदस्त पेन होता है, उनकी जो मसल्स के अंदर बहुत जबरदस्त पेन होता है। अब उस पेन का रीजन क्या है, क्यों वो पेन होता है, किसकी वजह से वो पेन होता है, चलिए हम वो पढ़ते हैं। तो किसकी वजह से पेन होता है हम करते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन अलग अलग टाइप से हो सकता, अलग अलग कंडीशन में। हमारे को रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। अब जो ऑक्सीजन है वो हमारे को जब हम आराम करें तब भी चाहिए, और जब हम तेज दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी चाहिए। अब एक्सरसाइज करते वक्त हमारे को एनर्जी की जरूरत होती है ज्यादा, बिल्कुल। सोते वक्त, रेस्ट करते वक्त हमारे को एनर्जी की जरूरत होती है कम। इट मीन्स एक्सरसाइज के टाइम पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी ज्यादा, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और रेस्ट करते वक्त ऑक्सीजन चाहिए कम, बिल्कुल सही। तो अब बॉडी तो वही है, बॉडी तो वही है, अब क्या उस टाइम पे जितनी ऑक्सीजन हमारे को चाहिए रेस्टिंग के टाइम पे, क्या वो बॉडी सप्लाई कर पाती है, और जितनी सोते वक्त चाहिए क्या तब कर पाती है? अगर कर पाती है तो कैसे, अगर नहीं कर पाती है तो कैसे? तो अगर नहीं कर पाती है तो क्या उस टाइम पे रेस्पिरेशन ऐसे ही होता है? बिल्कुल नहीं। तो इसी के बेसिस पे रेस्पिरेशन की अलग अलग टाइप्स बनती है। तो देखिए